नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका PNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज खुशी ना मतलब एक नेक्स्ट ही लेवल। दरअसल कई खुशखबरी हैं। अमेरिका और भारत की जो फ्रेमवर्क बना है डील को लेकर के, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ खुशहाली दे देता हूँ, खुशखबरी दे देता हूँ, जिससे आपको भी मजा आ जाए। जो अमेरिका का डाउ जोन है 1300 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक 500 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है। वो क्या बता रहा है? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि नैस्डैक को 1 लाख देखना चाहता हूँ, अभी आधे पे है। इसका मतलब ये है कि आप जब सोमवार को खुलेंगे तो चल भाई रे, चल मेरे भाई, एक्सीलेटर पे पैर धर के रॉकेट हो जाएगा बाजार। एक NSE के IPO को मंजूरी मिल गई है कि भाई अब उनकी जो 5 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, वो उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी और DRHP सेबी में दाखिल करेगी। उसके बाद में कब आएगा? लगभग ऐसी उम्मीदें हैं कि आने वाले 1-2 महीने में NSE का IPO हो जाएगा, एक से ज़्यादा एक्सचेंज पर वो लिस्ट होगा। एक अच्छी खबर ये आ गई है अमेरिका से कि अमेरिका ने जो हमारे ऊपर 25% का पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगा रखा था, वो हटा दिया है। मैं जो ड्राफ्ट बना है, किन किन सौदों पे हमारी 0% हुआ है, हमने अमेरिका को क्या किया है, क्या फ़ायदे हैं, कहाँ नुकसान है, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। पहले मोटा मोटा एक बता देता हूँ। तो जो 25% हमारे पेनल्टी के रूप में लगाया गया था, वो हटा दिया, और जो अब 25% के टैरिफ में आ गया, क्योंकि जो डील हुई है, जो फ्रेमवर्क बना है, ये तो जब तक दोनों पक्षों से कंप्लीट नहीं हो जाती तब से चालू होगा। लेकिन अभी हम 50% जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें 50% का टैरिफ लग रहा है, तो अब वो घट के आ गया 25%। 25% जो पेनल्टी के रूप में था, वो हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से। अब समझ लो कि और दूसरा क्या हुआ है नया। नया ये हुआ है कि भारत के लगभग 9,000 करोड़ के आसपास, मतलब स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो अभी स्टील से बाहर थे, इनके ऊपर आयात शुल्क ज़्यादा लग रहा था। कल परसों मैंने वीडियो में बताया था, अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो मैंने कहा था कि इनको अभी रखा है, ये किस बात नहीं हुई है। तो उनसे अमेरिका ने अपने जो लगाए हुए टैरिफ थे वो हटा लिए हैं, मतलब वो भी अब सेम दायरे में आ जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है। हमने कहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, वो है तुम्हारा जो H1B वीजा है। H1B वीजा पे अभी भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। और H1B वीजा के बाद में जो लगाया जाने वाला टैक्स था कि आप अगर रेमिडेंस भारत भेजते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। और H1B वीजे की फीस को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। और जैसे कि हम जहाँ पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पर हमारा पहला मुद्दा रहता है कि हमारे जो लोग हैं ना, उनको आप अपने देश में एंट्री दो, मतलब वीज़ा उनके लिए, और थोड़ा वीज़ा के जो नियम है वो आसान करो। तो वहाँ पर भी अभी कोई समझौता बनता नजर नहीं आया है। अगर ड्राफ्ट पे बात तैयारी की बात करेंगे कि ड्राफ्ट में क्या क्या हुआ है, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ज़्यादा जिज्ञासा इस बात की जानने की है कि भारत ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कहाँ कहाँ एंट्री दी है। तो उसके लिए ये केवल खाका तैयार हुआ है, मतलब फ्रेमवर्क बना है, इस चीज पे बात होगी बैठ के। लेकिन ट्रम्प की एक बात है कि जब ट्रम्प किसी पे खुश होते हैं तो वो मतलब बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं, और जब किसी से नाराज होते हैं तो बिल्कुल ही नाराज हो जाते हैं। वो एक ऐसे फूफा हैं कि पूछो मत। अभी अमेरिका की तरफ से एक मैप जारी हुआ है। उस मैप में क्या हुआ है कि उसने जो बलूचिस्तान है और जो अक्साई चीन है, जो कि चीन के पास में है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का है, वो मैप में भारत में दिखा दिया है कि ये भारत का हिस्सा है। इसे देखते हुए जो हमें आसिफ मुनीर हैं और जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी नाकों तले मतलब पतलून गीली है कि यार हम तो तुम्हें खुश करने के चक्कर में हमने जबरदस्ती में 8,000 करोड़ रुपए का बर्डन भी ले लिया, तुम्हारे गाजा वाले पीस में भी चले गए, तुम उसके बाद में भी खुश नहीं हुए। हमसे कम टैरिफ आपने भारत को दे दिया, हमें 19% का टैरिफ में धर रखा, भारत को 18% का टैरिफ धर दिया। दरअसल ये फ्रेमवर्क दिया क्यों? दरअसल फ्रेमवर्क के पीछे जो वजह है ना, वो वजह है सरकार के ऊपर दबाव। दबाव किसका? आए दिन 4 दिन से, जब से डील की घोषणा हुई है ना, उस दिन से बाद में विपक्ष ने एक भी दिन संसद को सही ढंग से चलने नहीं दिया। विपक्ष इतना प्रेशर बना के रखा था कि आप बोल रहे हो डील हो गई, आप बोल रहे हो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टों पर कोई सहमति नहीं बनाई है, लेकिन जो अमेरिका के कृषि मंत्री हैं वो बोलते हैं कि हमारी भारत के साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को लेकर के बात हुई है। तो इस बात को स्पष्ट करो कि आपने किसानों के हितों का कहाँ कहाँ समझौता किया है। और आज भी जो ज़्यादातर लोग हैं, जो जो भी
एंकर हैं वो सब किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना जब हम समझ रहे हैं, एंकर समझ रहे हैं, तो जो सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो समझ ही रहे होंगे। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार चला रहा है और उसने किसानों का कोई भी अनहित करने की सोचा, तो वो सुसाइड हो जाएगा, अंतिम सुसाइड हो जाएगा। क्योंकि किसान की जब भारत के अंदर 60% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, आप देखोगे किसान की है। तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू है ना भारत में, वो सर्विस सेक्टर से जरूर आता है, फिर दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। किसान जी जो फार्मा सेक्टर से आता रेवेन्यू कम है, पर रेवेन्यू के लिहाज से नहीं, सरकार चलती है वोटिंग के लिहाज से। तो सरकार जो बनाते हैं ना वो ज़्यादातर किसान ही बनाते हैं। सबका उसमें रूरल एरिया सबका इलाका है, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वो ज़्यादा है। तो कोई भी इतना बुद्धिजीवी नहीं चाहेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब अगर सरकार किसानों के हितों से समझौता कर लेती, जैसे गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुम्हारा चावल है, राइस है, इनसे समझौता कर लेते, तो भाई ये समझ लो इनकी आफत आ गई थी। अब समझ लो हमने कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को अमेरिका से 0% की ड्यूटी पर रखा है। पहले नंबर पर दाल। दाल में मूंग दाल नहीं है, ध्यान रखना। दालें हैं, क्योंकि दाल हमारे भारत में पंजाब से ज़्यादा होती है और उगाई कम जाती है, क्योंकि दाल की जो फसल है ना जनरली वो पूरे 6 महीने साल भर के लिए गिर जाती है। अगर अरहर दाल की बात करोगे तो तुअर दाल पूरे साल भर तक के लिए आपका खेत गिर लेती है। तो जो किसान लोग हैं वो अरहर दाल बोना नहीं, मतलब उतना प्रेफर नहीं करते। यही कारण है कि हमारे जब कनाडा के साथ में रिश्ते खराब हुए तो हमने ऑस्ट्रेलिया से दाल बुलाई। आज भी हम जो तुअर दाल खाते हैं ना, वो हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे तो कनाडा से करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया से करें, चाहे हम ब्राज़ील से करें। तो यहाँ से हमें ये दाल बुलानी पड़ती है, एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। हम और से भी खरीदेंगे तो हमने अमेरिका को भी यहाँ रियायत दे दी है। तो दाल पे हमने रियायत दे दी। दूसरा, हम कपास। कपास भारत में आया इंपोर्ट किया जाता है, पहले से इंपोर्ट करते आए हैं, कांग्रेस के समय से इंपोर्ट करते आए हैं। तो एक इंपोर्ट को हमने कपास को भी उसमें रखा है, क्योंकि कपास की अगर आप बात करोगे तो तुम्हारा गुजरात और महाराष्ट्र के जो दक्षिण भारत का थोड़ा सा जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास उगाया जाता है। आज भी मैं चूंकि उत्तर भारत से आता हूँ, हमारे यहाँ कपास की खेती नहीं होती। ज़्यादातर महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और वो जो तो दक्षिण भारत का बेल्ट है वहीं पर कपास उगाया जाता है। तो कपास की पैदावार कम है और कंजप्शन ज़्यादा है, इसीलिए हमें कपास भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने कपास के लिए भी 0% टैरिफ में उन्हें एंट्री दे दी है कि आप हमारे यहाँ पे आइए और कपास बेचिए। तीसरे नंबर पे आता है कौन, सोयाबीन ऑयल। देखो सोयाबीन ऑयल हम पहले ही बुला रहे थे, पॉम ऑयल आप देखते हो, पॉम ऑयल का हम मलेशिया से खरीद रहे हैं, इंडोनेशिया से खरीदते हैं, हम खरीदते ही हैं। तो जो चीज़ हम दूसरे देशों से भी खरीद रहे हैं उसमें हमने अमेरिका को भी 0% टैरिफ की एंट्री रखी है, भाई आप हम आपसे खरीद रहे हैं। यार ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हमें तो गेहूं चाना चलो चलो चलो। अखरोट, हमने अखरोट को दूसरे देशों से भी हम, क्योंकि हम भारत में अखरोट को दिमाग का ज्ञानी माना जाता है, कि जो आदमी अगर कोई समझदार है तो सब बोलता है बहुत अखरोट खा रहा है यार, है ना। तो अखरोट को भी रखा गया है उसी श्रेणी में जो 0% के टैरिफ में। अब मैं आपका इनका प्राइस भी बताता हुआ चलूंगा। अगर अमेरिका का अखरोट भारत में आता है तो आपको कितने रुपए प्रति केजी पड़ेगा। आज अगर अखरोट का भाव देखोगे तो 1,000 रुपए के आसपास है। अमेरिका का जो अखरोट है वो 450 रुपए केजी पड़ेगा आपको। फिर आ जाओ पिस्ता। पिस्ता का अगर वर्तमान में भाव समझोगे तो 1,500 से लेकर 2,500 रुपये प्रति केजी का रेट चल रहा है पिस्ते का। और वही पिस्ता अब अमेरिका से भारत में ड्यूटी फ्री आएगा, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उसकी जो लागत है भारत में लगभग 720 रुपया प्रति केजी पड़ेगी। तो अब आप पिस्ते की बर्फी खा सकते हो। पिस्ते को मूंगफली के जैसे तो नहीं खा सकते, खा भी सकते हो, लेकिन पिस्ते की बर्फी खा सकते हो। काजू, काजू भी हम भारत अमेरिका से लेंगे, और वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में, और वो भी ड्यूटी फ्री, मतलब उस पर कोई ही प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, आंदो वाले स्टाइल में। अभी अगर काजू का मार्केट रेट समझोगे तो 900 से 1,000 रुपये प्रति केजी का रेट चल रहा है। और अगर अमेरिका का काजू हम भारत में लेंगे तो हमें 600 रुपये के आसपास में वो पड़ेगा। अब आ जाते हैं बादाम, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती दोस्त, आती है ठोकर खाने से। पर बादाम को कहा जाता है कि बादाम खाओ अकल आएगी, ठीक है।
अभी अगर मार्केट में बादाम का रेट देखोगे तो आप 800 से 900 रुपये प्रति केजी का एवरेज रेट चल रहा है। अगर अमेरिका का बादाम भारत में आ जाता है तो लगभग लगभग 350 रुपये से 450 रुपये किलो के आसपास रेट पड़ेगा बादाम का। तो बादाम होने वाले सस्ते, बादाम का हलवा खाओ, काजू का हलवा खाओ, पिस्ते का हलवा खाओ, अखरोट का हलवा खाओ। दरअसल ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये ड्राई फ्रूट भारत में उगाए नहीं जाते, कम उगाए जाते, कम मात्रा में, कंजप्शन ज़्यादा है। अगर काजू की बात करें, मखाने की बात करें, मखाना तो हालांकि बिहार में उगाया जाता है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादातर तुम्हारा पिस्ता, काजू, बादाम है ना, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। हाई वैल्यू का, अरे यार समझो ना, तुम पिस्ते 2 किलो पिस्ता, 2 किलो पिस्ता कितने हो गया, अगर मान लो आज की डेट में 2500 रुपये किलो मार्केट का रेट चल रहा है, तो 2 किलो पिस्ता हो गया 5000 रुपये। और सामने वाले के 2 कुंटल गेहूं, तो जो गेहूं है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि वो 200 किलो है। कितने किलो है? 200 किलो, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। ये वैल्यू प्रोडक्ट है, मतलब इसकी क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यूबल प्रोडक्ट है। ये 2500 रुपये किलो है, 2 किलो पिस्ता आपको 2 कुंटल गेहूं ला के दे देगा। इसीलिए भाई कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में आ रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है, तो हमें उसका कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ, नहीं, मैं जो चीज़ है जो जेन्युइन है वो मैं बता रहा हूँ। और आ जाओ अब सेब। सेब को भी, हालांकि हम सेब हमारे यहाँ होता है लेकिन हमें उसके बाद में भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सर जो पीयूष गोयल जी ने बताया है उसके हिसाब से सेब भी। अब आ जाओ जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि ज़्यादा कोलकाता गुजरात वाले लोग बनाते हैं, उसके ऊपर हम, मतलब अमेरिका में अगर वो चीज़ हम प्रोडक्ट बेचेंगे ना तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। अब ये तो मैंने प्रोडक्ट बताए थे आपको कि जो हम अमेरिका से खरीदेंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा, ठीक है, ये 0% में है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हालांकि इसके बाद में भी एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की अगर हम मान लो अमेरिका से एयरक्राफ्ट की कोई डील कर रहे हैं तो वो 0% पर रहेगा, ना अमेरिका हम पे लगाएगा ना हम पे, वो ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़्यादा थी। पर अगर आपके मन में ये है कि यार और भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे राई है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, गेहूं है, इनका क्या हुआ? भाई ये पूर्ण तरह जो सरकार का कमिटमेंट था कि हम अपने किसानों के हित की रक्षा करेंगे, तो भाई वो हित की रक्षा उन्होंने कर ली है। यहाँ पर सरकार ने अपनी नो एंट्री दी है कि यार इनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। देखो वो बात सारी ठीक है, तुम टैरिफ में ऊंच नीच कर लो, लेकिन हम अपने देश के अंदर आपको गेहूं को अनुमति नहीं देंगे, चावल को अनुमति नहीं देंगे, मतलब मुंजी, जिसे हम मुंजी कहते हैं या धान बोलते हैं ना, मक्का को भी अनुमति नहीं देंगे। हालांकि मक्का से बने हुआ जो जेनेटिक मॉडिफाई मक्का है उसको आप जो एथेनॉल निकाल लोगे, उसके बाद में जो DDGA निकलेगा, मैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, भारत में आकर क्या नुकसान देगा वो, तो भारत में कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे। अभी केवल मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आपको चर्चा कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ सहमति बनी है। पहली बात, जो जेनेरिक मॉडिफाई गेहूं है वो भारत में नहीं आएगा, जेनेरिक मॉडिफाई धान है भारत में नहीं आएगा, मक्का है भारत में नहीं आएगी, ज्वार है जेनेरिक मॉडिफाई अमेरिका की, भारत में नहीं आएगी, बाजरा है वो भी भारत में नहीं आएगा, चना है काबुली चना, वो भी भारत में नहीं आएगा। तो किसानों की लगभग लगभग जो जरूरत हो नेसेसरी, मतलब जो देखते हुए अधिकतर जो प्रोडक्ट हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर अभी किसानों का एंट्री बैरियर लगा के रखा है भारत सरकार ने। दूसरे प्रोडक्ट आते हैं तुम्हारा कृषि प्रोडक्ट। तो कृषि प्रोडक्ट के बाद में हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट को भी अभी पूर्ण तरह एंट्री बैरियर के रूप में रखा गया है सुरक्षित। मतलब ना तो कोई डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका बेच पाएगा और ना ही कृषि प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई ये बेच पाएगा। केवल दाल दलहन, क्योंकि दलहन हमें खरीदनी पड़ती है, पहले भी हम खरीदते थे, कांग्रेस के समय भी खरीदते थे, सोयाबीन ऑयल हम अब भी खरीद रहे थे और पहले भी खरीद रहे थे, कपास हम खरीद रहे थे, और जो तुम्हारा काजू है, पिस्ता है, बादाम है ना, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनके बाद उनकी भी सहमति नहीं है। भाई अपने को कहाँ, अपने पास में बताओ कौन से राज्य में जो उगाए जाते हैं, हमें तो इसीलिए तो काजू बादाम ये महंगे मिलते हैं। मूंगफली कभी तुमने देखी 8,000 रुपये किलो, वो 1,000 रुपये किलो, मूंगफली का भी 1,000 रुपये किलो ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक ये कि मूंगफली का उत्पादन है,
भाई किसी भी चीज की अब प्राइस कब बढ़ता है? प्राइस तब बढ़ता है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो जो बादाम है, बादाम की डिमांड आए साल मतलब 12 महीने बनी रहती है, और उत्पादन है नहीं उतना, तो बादाम महंगे रहते हैं। काजू है वो महंगे रहते हैं। पिस्ता है महंगा रहता है। क्यों महंगा रहता है? अखरोट है महंगा रहता है क्योंकि डिमांड तो 12 से 12 के 12 महीने बनी है और सप्लाई है नहीं। अब मूंगफली है, मूंगफली का उत्पादन होता है, तुम्हारा रेतीली जमीन में भी हो जाती है, काली मिट्टी में भी हो जाती है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं मूंगफली का रेट नहीं बढ़ता क्योंकि डिमांड और सप्लाई का वो जो पर्याप्त हो जा रहा है। अब ये हमने जो 0% पे अमेरिका से बोला है कि कृषि प्रोडक्ट आएंगे, कोकोनट है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब हमारे कुछ जो प्रोडक्ट हैं जिन पर 0% टैरिफ है, आप वो भी जान लो। ऐसा नहीं कि अमेरिका हमें 0% बेचेगा, हम उन्हें 0% पे कुछ नहीं बेचेंगे। हम भी अमेरिका को 0% टैरिफ पे बेचेंगे। जैसे केला, आम, पपाया, है ना, मशरूम, ऐसे जो कुछ फल हैं और सब्जियां हैं जो कि हम अमेरिका में जो बेचेंगे ना, वो 0% पे बेचेंगे। इसमें आप ये भी सोच सकते हो कि अमेरिका का अपना हित है। क्यों है यार? यार सीधी बात समझो कि अमेरिका में अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वहां पर 18% का रुपये लग के 118 रुपये का केला बन गया वो। और 118 पे अगर 12 रुपए का मार्जिन रखता है वो बेचने वाला, तो 130 का हो गया वो, है ना, 130 के केले हो गए। अगर वो 0% टैरिफ रख देता तो 100 रुपए का केला है अपनी जनता को अमेरिका में वो 105 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो इसमें ट्रंप ने हो सकता है ये सोचा हो कि मेरी जनता को जो मिलने वाला खाद्य प्रोडक्ट है वो सस्ता मिले। इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को, जैसे आम है, पपाया है, मतलब पपीता, आम, पपीता, केला, मशरूम, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, वे उन्हें 0% के दायरे में रखा, उन पर 18% भी टैरिफ नहीं लगेगा। और एक है जेनरिक मॉडिफाइड दवाइयाँ, जो हम यहाँ से दवाई बेचते हैं ना, हमारी दवाइयों को वहाँ पे 0% टैरिफ के दायरे में रखा गया है। हमारी दवाइयों के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। इसके पीछे भी हो सकता है ट्रम्प की मंशा हो कि भाई हमारे यहाँ पे जो आम आदमी है उसे दवाइयाँ सस्ती कम मिलेंगी, कि हम अपने यहाँ से जो जेनरिक दवाइयाँ बेचते हैं उन दवाइयों पे अगर 18% का टैरिफ लगा दोगे, मान लो 10,000 करोड़ की दवाई गई, 18,000 करोड़ का टैरिफ लग गया, तो वो होगी 11,800 करोड़ की। मान लो उन्होंने 12% का मार्जिन रखा, तो वो 13,000 करोड़ की होगी। तो एक दवाई का टेबलेट का पत्ता, मैं ऐसा आपको अनुमान के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो वो $130 का पड़ा उन्हें, है ना, 130 का। अगर वो उसे ड्यूटी फ्री रख देते हैं कि आप हमारे यहाँ जो जेनरिक दवाई बेचोगे उसमें हम ड्यूटी फ्री, तो जो उनके आम जनता को 130 रुपए का पत्ता मिल रहा था, अब वो मिलेगा 105 रुपए का। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने देश का हित का उसमें ध्यान रखा है अमेरिका ने कि भाई हमें सस्ती मिलना चाहिए प्रोडक्ट। मैं पहले भी कई बार बोल रहा था कि हमसे अमेरिका प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। सही बात सही है ना? अगर हम अमेरिका की कोई आईटी कंपनी का कोई काम कर रहे हैं तो इसलिए करा रही है कि हमें हमारे यहाँ काम कराना हो, अमेरिका की कंपनी को सस्ता पड़ता है। और भी जो भी इसमें डील है ना, आपको हर चीज में अमेरिका का हित नजर आएगा। हम दवाइयाँ बेचते हैं अमेरिका को, उनने बोला है हम टैरिफ नहीं लेंगे, एक काम करो 18 इसे 0 कर लो क्योंकि इसमें ज्यादा नुकसान है। फल है, हमारे यहाँ लोगों को नुकसान होगा, तो भेज दो, आन दो फ्री में। मोबाइल है, आपने देखा अभी एक खबर आई थी कि एप्पल अपने यहाँ बहुत बढ़िया फैक्ट्री डालने वाला है। ज्यादातर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग दो जगह होती है, बड़े बड़े एप्पल वगैरह, है ना, एक तो चाइना में और एक है इंडिया में। अगर बात करोगे चाइना में, तो चाइना में $1200 एक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। अगर बात करोगे भारत में, तो भारत में एक मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने में $1500 की कॉस्ट आती है। थोड़ा सा चाइना से भारत महंगा है, चाहे वो रॉ मटेरियल की वजह से मांग लो, या चाहे तो एम्प्लॉय कॉस्ट मांग लो, चाहे तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी कम है उसके हिसाब से मान लो। तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं ना, वो एप्पल का जो मोबाइल जो बनवाती है ना, ये भारत में बनवाती है तो चाइना में बनवाती है। चाइना में 1200 $1250 प्रति एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, और भारत में वो $1500 के आसपास आती है। तो इसको भी 0% के दायरे में रखा है, क्योंकि वहाँ के बिजनेसमैन पहुंच गए होंगे ट्रम्प के पास में कि भाई देख, हमारे हमने प्रोडक्ट बनवाते हैं भारत में, तो हमें जो है फायदा मिलना चाहिए। कैसा मिलेगा? इन पर टैरिफ ना लगाओ, मोबाइलों को आन दो तुम ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी भारत उनने बाहर रखा है, कहना यार ये भी 0% पर रहने दो। अब कुछ एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के जो माने पुर्जे हैं ना, वो 0% दायरे में है। अब एयरक्राफ्ट के पुर्जे मैं तो बनाऊंगा नहीं, कौन बनाएंगी? एयरक्राफ्ट कहाँ का है? बोइंग एयरक्राफ्ट
कहाँ बोइंग बनाता है। बोइंग मतलब जो अभी विमान क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, वो बोइंग का ही था। हवाई जहाज ज्यादातर अमेरिका में ही बनता बोइंग। तो बोइंग वहां से बेचेंगे, बोला चलो कोई बात नहीं, हमारा ही माल ले जा रहे, जान दो, आन दो। अब टेक्सटाइल 18%। जो जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर 18% का टैरिफ लगेगा, उन पे आ जाओ। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, लेदर मतलब चमड़ा, जेम्स, कुछ ऐसे प्रोडक्टों को 18% के दायरे में रखा है। अल्टीमेटली इसमें देखो, अब जो फ्रेमवर्क आया है, अब इस पर फाइनल मोहर तो लगी नहीं है, लेकिन फ्रेमवर्क की अगर माने तो अल्टीमेटली ये डील थोड़ी सी पॉजिटिव है दोनों देशों के लिए। भारत के लिए इसलिए पॉजिटिव है कि भाई हमारे यहाँ पे जो वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं वे सस्ते आएंगे, चाहे उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, तुहर दाल। भाई दाल सस्ती हो जाएगी। एक समय ऐसा भी देखा मैंने, 200 रुपये किलो दाल हो गई थी तुहर की। तुहर का, क्योंकि जब हमारे कनाडा के साथ में रिश्ते खराब हुए ना, वो कनाडा ने भारत के लोगों को निकाल दिया, अपने राजदूत बुला लिए, हमने अपने राजदूत बुला लिए, तो जो दाल का रेट है ना वो 180 रुपये प्रति केजी पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था? वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि दाल हमारे यहाँ उतनी उगाई नहीं जाती जितनी हम कंजप्स करते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा शहर में जाओगे, गांव में तो मतलब ठीक है, अगर दाल बनी तो सब्जी नहीं बन रही, सब्जी बनी तो दाल नहीं। लेकिन अगर आप किसी हॉस्टल की बात करोगे, जो बड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय या जब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पर दाल तो बनना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशन देना, तो दाल बनना, चावल बनना कंपलसरी है। सब्जी आपको बदल बदल के बननी है, तो इसीलिए दाल हमारे यहाँ कंजप्स ज़्यादा होती है। बीमार हो जाओ तो पहला डॉक्टर बोलता है कि दाल का पानी पियो। तो दाल एक समय पे 200 रुपये किलो हो गई थी, तो इसलिए हमें दाल एक्सपोर्ट पहले पहले भी करनी पड़ रही थी, आज भी करनी पड़ रही, कोई नया नहीं है। और अगर ये हमें मान लो 0% टैरिफ पा जाएगी तो और फायदा ही है। पहले अगर हम खरीद रहे थे तो महंगी पड़ रही थी। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे अमेरिका में 0% टैरिफ लगेगा। अभी ये केवल फ्रेमवर्क है, अभी आप इसको फाइनल डील ना मानो, फ्रेमवर्क है, लेकिन वो टेबल पे आ गया है। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि 4 दिन से लगातार विपक्ष चिल्ला रहा था कि आप तो बात करो, आप तो दिखाओ, कागज दिखाओ। आपने भोंपू बजा दिया, आपने कागज नहीं दिखाया, आपने भोंपू बजा दिया। तो वो भोंपू का निराकरण निकला है, फ्रेमवर्क बन गया। जब जहाँ तक उम्मीद है कि ये लगभग लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक फाइनल हो जाएगा। फरवरी बता रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मार्च तक हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे करंट में व्यापार हो रहे हैं वो 50% से घट के 25% पे होंगे, क्योंकि जो 25% पेनल्टी के रूप में लगाया गया था वो हटा दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बयानवीर पहले से ही है। आज भी उन्होंने एक बयान में कह दिया कि अगर ये टैरिफ हटाने के बाद भी भारत रूस से तेल लेता रहा तो मैं रूस के ऊपर फिर से 25% का टैरिफ लगा दूंगा। अब वो देखो, उन्हें मैं सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो अभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ बोलते हैं। अमेरिका अलग है और ट्रंप अलग है। लोगों अब ट्रंप और अमेरिका को एक मान ले रहे हैं, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ पे किसी न किसी ओहदे में बैठे हुए लोग हैं, वो आज भी जो बयान देते हैं ना, बहुत सुलझा हुआ बयान देते हैं। अभी ईरान वाले मामले पे कोई खबर नहीं आ रही, अच्छी अच्छी खबर आ रही है, अच्छी होगी, अच्छी होगी, अच्छी अच्छी होगी, अच्छी होगी। ईरान वाले मामले पे कोई खबर नहीं आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए झुकते हैं पूरा झुक जाते हैं। अभी तो इस डील में भारत के लिए पॉजिटिव ही है। देखना ये होगा कि इसका टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये एक मुद्दे की बात होगी। H1B वीजा को लेकर के क्या बात होगी। जब तक जितनी भी फ्रेमवर्क बने हैं ना, उन फ्रेमवर्क का टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बाद पता चल पाएगा कि भाई दरअसल इसका मायने क्या है और होने वाला क्या है। डील में जो फ्रेमवर्क बना है, उस फ्रेमवर्क में किसानों के हित से समझौता नहीं किया गया है। इसमें तो जो बात अभी जो फ्रेमवर्क के आधार पे आ रही है वो सही है। और जहां भी हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खोले हैं वो भारत के हित की ही बात है। क्योंकि जब हम समझ रहे हैं तो क्या जो सरकार चला रहे हैं वो नहीं समझ रहे होंगे इस चीज को कि यार अगर हमने किसानों के हित से समझौते किए तो देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। और उन्हें पता है कि विपक्ष तो चाह ही रहा है कि तुम एक गलती करो और तुम्हें नंगा करें। नंगा करें इन द सेंस कि तुम्हें लपेटे में ले। विपक्ष ने ऐसी भी खबरें निकल के आ रही थी कि प्रधानमंत्री गई जहाँ पे भाषण देते हैं लोकसभा में, उनकी चेयर घेरने के लिए 4-5 महिलाओं का माहौल बना दिया था। इसीलिए लोकसभा स्पीकर ने बोला कि आप आज मत आना, आज भाषण मत देना, क्योंकि ऐसी खबरें हैं मेरे पास में कि आप सुरक्षित नहीं हो। तो आप समझो कि जो आदमी लोकसभा के अंदर, जो कि सब एक सदन है, मतलब एक सामान्य सदन है, ऐसा नहीं आप जिंगल टाइप है। कोई भी अगर एक सांसद बनता है कम से कम 2 लाख वोटों से बनता है।
उसके बाद में चुने हुए व्यक्ति को अगर वो देश का प्रधानमंत्री, उसको आप घेरने की कोशिश कर रहे हो तो विपक्ष इन्हें लंबा ले रहा होगा। ये चीज़ तो समझ गए थे कि भाई ऐसा काम तो चलने वाला नहीं है, किसानों के साथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बाहर आनी चाहिए जिससे विपक्ष हमें घेर ले और विपक्ष लगते ले ले। एक चीज़ को हमने थोड़ा सा समझौता किया है, वो है तुम्हारा DDGS। ये DDGS क्या होता है? दरअसल ये ऐसा समझ लो, जो एथेनॉल, जैसे मक्का का एथेनॉल बनाते हैं, हम भी बनाते हैं और गन्ने का भी बनाते हैं एथेनॉल, और मक्का से बनाते हैं, हम अन्य प्रोडक्टों से भी एथेनॉल बनाते हैं। तो मक्का का एथेनॉल बनने के बाद और उसका जो रॉ मटेरियल बनता है ना, वो हालांकि वो डायरेक्ट तो GM प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन वो GM प्रोडक्ट बाय है, मतलब उसका निकला हुआ प्रोडक्ट है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ सकती है बाद में, कि क्या अगर आपने इस चीज को अलाउड कर दिया तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि अमेरिका WTO को मानता नहीं है, हल्के में लेता है उसे। अरे हाँ WTO, क्योंकि अब देखो बड़ा आदमी तो कुछ भी कह सकता है उसकी बात अलग है। अमेरिका नहीं मानता WTO को, वो धमका देता है, बोला यार सब फर्जी है। WTO में अगर ब्राजील जैसे देश लेकर चले गए कि आप अगर अमेरिका से ले रहे हो DDGS तो हमसे भी लो। दरअसल ऐसा समझो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, जैसे हमने दूध है और उस दूध के अंदर से हमने मतलब पनीर, या हाँ पनीर निकाल लिया, और उसका जो छाना बचा, छेना मतलब पानी, वो आप DDGS है। वो जेनरिक मॉडिफाई दवाई, जेनरिक मॉडिफाई जो उनका मक्का है ना, उस मक्का का निकला हुआ रॉ मटेरियल है। और वो हम कहाँ यूज लेंगे? सुअर पालन में, है ना, पोल्ट्री पालन में, जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी पालन, पोल्ट्री सालन मुर्गी को बोलते, पोल्ट्री फार्म, है ना, ऐसी पशुओं के चारे के रूप में उसे वहां लेंगे तो उससे डायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशन पड़ने वाला नहीं, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत और है कि अगर आप ये करते हो, आपकी जगह दो दो चीजें आएंगी, एक तो आपका DDGS है, एक आपका नॉन DDGS है, एक आपका जेनरिक मॉडिफाई है, एक नॉन जेनरिक मॉडिफाई है। तो आपको दोनों की MRP अलग अलग करनी पड़ेगी। तो क्या उतना आपके पास में इम्प्लीकेशन सहन करने के लिए टेक्निकल एरर नहीं आएगा? इसकी आपके पास में कोई प्लान भी है क्या? दूसरा, अगर आप अपने यहाँ पे मतलब लगा लेते हो कि यार हम मतलब नया प्रोडक्शन बढ़ाए जिससे इस जो असमानता है ना इन दोनों की, वो खत्म की जा सके, तो क्या उसके लिए आपके पास में उतना पर्याप्त DDGS है? मतलब अगर आप एथेनॉल बना रहे हो तो एथेनॉल बनाने के बाद जो मटेरियल निकल रहा है, आपका भी तो निकल रहा है, जब उनका निकल रहा होगा तो आपका भी निकल रहा है। तो आपका जो निकला है ना, उस निकलने के बाद में क्या दोनों में समानता रहेंगी क्या? प्राइस कम ज्यादा नहीं होगा क्या? वो एक विषय है। पता चले आपका जो DDGS निकला हुआ है, जो आप पोल्ट्री वगैरह में यूज करने के लिए दे रहे हो, जो सुअरों को खिलाने के लिए दे रहे हो, है ना, वो पड़ रहा है मान लो 70 रुपए किलो या 60 रुपए किलो, और जो अमेरिका से आ रहा है वो 0% टैरिफ पे आ रहा है, वो बल्क डील में आ रहा है, मतलब ज्यादा की मात्रा में आ रहा है, वो पड़ रहा है 30 रुपए किलो। तो जब आप एक कट्टा DDGS का कितने का है? 400 रुपए का। एक कट्टा है 700 का, जो कि भारत में बना हुआ है। ये अमेरिका से आया 0% टैरिफ पे 400 का। तो मैं देखो क्या आपसे बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ, ना तो मुझे TRP का को लपड़ा, ना कछू। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये 700 का क्योंकि ये भारत का है, क्योंकि भारत का है, ये अमेरिका का है 400 का है। तो ये जो पोल्ट्री फार्मर है, जो सुअर पालन करते हैं, जो पशु पालन करते हैं, वो 400 वाला खरीदेंगे। तो फिर आप इसका क्या करोगे? इसको आप सब्सिडी लाकर नीचे करोगे। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसका प्राइस बढ़ाओ, 700 करो, तो इसका प्राइस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपने अमेरिका से डील कर ली। अब आप इसका प्राइस घटाओ, इसका प्राइस घटाओगे तो आपको दो चीज करनी पड़ेगी कि आपको अपने मक्का के दाम गिराने पड़ेंगे, और या फिर अगर दाम नहीं गिराते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी देनी पड़ेगी। जैसे आज आप डाई, यूरिया और फर्टिलाइजर के रूप में अगर कोई कट्टा आप दे रहे हो ना, तो उसमें सब्सिडी देते हो। तो सब्सिडी में क्या होता है, जो कट्टा 1,000 रुपये का पड़ रहा है, वो कट्टा आप किसान को दे रहे हो 800 का। तो जो 200 रुपये है ना, वो 200 सब्सिडी के रूप में आप कंपनी को देते हैं डायरेक्ट, जिससे आपके किसान को महंगा प्रोडक्ट ना मिले। आप इसीलिए तो जो आज साल जो इस बार भी 1,71,000 करोड़ रुपए की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी निकाल के रखी है ना, वो क्यों निकाल के रखी है? सब्सिडी का मतलब क्या है कि इन कंपनियों को हम सब्सिडी देंगे जिससे हमारे किसान को, हमारा जो आम आदमी है, उसे डाई, यूरिया, DAP महंगा ना मिले। अब इसके लिए आप क्या करोगे? जो DDGS आप खरीदोगे, जो
उनका जेनेरिक मॉडिफाई मक्का है, उसका एथेनॉल निकालने के बाद जो रॉ मटेरियल है, जो बचा हुआ पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर आप भारत में खरीदोगे तो फिर आप उसकी क्या 2 MSP रखोगे? और अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो क्या आपने इसके टेक्निकल इम्प्लीकेशन देखे हैं कि क्या होने वाले हैं? तो इन चीज़ों पे अभी विचार करना पड़ेगा सरकार को, तब कुछ निकल के आएगा। और अगर आपने जो 500 बिलियन डॉलर का अमेरिका से प्रोडक्ट खरीदने की बात हुई है कि हम अमेरिका से खरीदेंगे, तो फिर आपका ट्रेड डेफिसिट कितना हो जाएगा? क्योंकि अभी हमारा जो चाइना के साथ में आंकड़ा हुआ है, तो चाइना का जो पिछले महीने का आंकड़ा नहीं, पिछले साल का आंकड़ा निकल के आया है, वो 155 बिलियन डॉलर का निकल के आया है, जो बायोलैटरल ट्रेड हुआ है हमारा, मतलब दोनों देशों की आपसी सहमति से। और उसमें हमने मात्र चाइना को 19 बिलियन डॉलर का सामान बेचा है, और चाइना से खरीदा है 136 बिलियन डॉलर का, 137 बिलियन डॉलर के आसपास। अब हम एक तरफ तो 137 बिलियन डॉलर का सामान खरीद रहे हैं, और मात्र 16 बिलियन डॉलर का, 19 बिलियन डॉलर का सामान बेच रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हुआ दोनों देशों के बीच में, वो 117 बिलियन डॉलर हो गया, 1,17,000 करोड़। तो वो 1,17,000 करोड़ हमारे कहाँ से गया? हमारे फॉरेन रिजर्व से गया। तो अल्टीमेटली हम चीन के साथ में व्यापार करके कितना घाटे में? तो ये जो 500 बिलियन डॉलर के हम जो सामान खरीदेंगे, तो इससे हमारे फॉरेन रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी एक देखने का विषय है। वीडियो क्या लंबी बन गई साथियों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। लेकिन आज का जो अभी वो आई है, वो कुल मिलाकर शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर है, और परसों देखो शेयर मार्केट क्या करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।